Pokalam is the flower bed or flower pattern designed during the Onam in Kerala. It is similar as Rangoli in North India and Kolam in Tamil Nadu. During the festival of Onam, your school is planning to conduct a Pokalam competition. Your friend, who is a partner in competition, suggests two designs given below. Observe these carefully. So question है, refer design 1. The side of equilateral triangle is, हमें equilateral triangle की साइड निकालनी है, ठीक है। हमें रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो अगर मैं O को सेंटर मान लूं, O से A, O से B, O से C सबको ज्वाइन करूं तो सब क्या बन जाएंगे 32 सेंटीमीटर ईच। अब ए बी, बी सी, सी ए, ये सारी साइड जो होंगी ऑब्वियसली आपस में इक्वल होंगी क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स भी हमें पता है इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। हमें इसकी साइड निकालनी है। अब मैंने क्या करा, मैंने ए से लेके डी को डायरेक्टली ज्वाइन करवा दिया, मतलब ए से एक परपेंडिकुलर डाला ओ से होते हुए और बी सी को इंटरसेक्ट करेगा ये डी पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट ओ होगा ना, ये इस केस में क्या बन जाएगा, सेंट्रॉइड। क्यों बन जाएगा, क्योंकि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के जब हम तीनों मीडियंस ड्रॉ करते हैं, मतलब किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, किसी भी इक्विलेटरल की तो जरूरत ही नहीं है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो मीडियंस आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करती है, सेंट्रॉइड पे इंटरसेक्ट करती हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो मीडियंस होती है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करती है। मतलब एक तो वो ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होंगी और दूसरा उसको बाइसेक्ट करेंगी। तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि बीडी जो होगा वो डीसी के इक्वल होगा। सो बीडी इज इक्वल्स टू डीसी। और अगर इस ट्राइंगल की हर साइड को मैं एक्स अज्यूम कर लूं, या फॉर ए चेंज इस बार मैं 2x अज्यूम करता हूं, ये 2x हो जाएगा, तो ये दोनों कितनी हो जाएंगे, x और x हो जाएंगे, और ये भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो मैंने यहां पे ले लिया कि लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू 2x। तो बीडी और डीसी कितना हो जाएंगे, ऑब्वियसली 2x/2, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, x। अब एक और खास बात होती है इस सेंट्रॉइड की, ये मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है कि AO और DO का रेशो हो जाएगा 2:1। तो अगर मैं AO को 2y बोल दूं और DO को 1y बोल दूं, तो यहां से मुझे AO की वैल्यू ऑलरेडी पता है, रेडियस के इक्वल है 32 सेंटीमीटर। तो y कितना बन जाएगा, यहां से y मुझे मिल गया 16 सेंटीमीटर। तो हो ना हो DO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। सो अपेरेंटली मेरे पास में पूरा AD क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा AO प्लस DO, दैट मींस 32 प्लस 16 बोले तो 48 सेंटीमीटर। अब मैंने ये सब क्यों करा, देखो हम लोगों को ट्राइंगल की एक साइड निकालनी थी और यहां पे फायदा ये हो रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से पहले तो तीनों साइड्स को आपस में इक्वल ले लिया, ठीक है, जिससे मुझे पता पड़ गया कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, जो परपेंडिकुलर मीडियन की तरह भी बिहेव करेगी और बाइसेक्ट भी कर देगी ऑपोजिट साइड को, सिंस वो मीडियन है, तो एक तो वो एंगल 90 डिग्री का बनाएगी यहां पे, और दूसरी बात ये जो लेंथ होगी BD, ये कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 2x, मतलब x हो जाएगी, राइट। अब इस ट्राइंगल में मुझे पता है कि ये जो एंगल B होगा ये 60 डिग्री होगा, तो मुझे एक एंगल पता पड़ गया, मुझे एक साइड पता पड़ गई ऑपोजिट वाली साइड, दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो क्या मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस से निकाल सकता, क्योंकि एंगल D कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को फिर से यहां बनाएंगे, जो जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज पुट करेंगे। AD कितना आ गया 48 सेंटीमीटर, ये x है, ये 2x है, और यहां पे एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आप चाहो तो x निकाल लो, चाहो तो 2x निकाल लो, जो पसंद है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लगा सकते हो। जैसे मैं लगाने वाला हूं sin 60, sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ऑपोजिट दैट इज AD अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 2x। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल्स टू AD की वैल्यू हो गई 48 अपॉन 2x। सामने भेजा, सामने भेजा, तो 2x इज इक्वल्स टू 48 टाइम्स 2 अपॉन √3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेशनलाइज करा तो x इज इक्वल्स टू बन जाएगा 48 अपॉन √3 इंटू √3 टाइम्स √3, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 3 टाइम्स √3, 3 से कैंसिल करा तो 16 √3,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16√3। अब x था हाफ ऑफ द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 2x बन जाएगा 16√3 टाइम्स 2 मतलब 32√3। सेकेंड पार्ट, द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, देखो हमने एल्टीट्यूड अभी अभी फिगर आउट कर लिया था। अच्छा रहा कि हम लोगों ने ये मेथड लगाया 32 प्लस 16 और ये रहा हमारा एल्टीट्यूड 48 सेंटीमीटर, राइट। सो 48 सेंटीमीटर। रेफर टू द डिजाइन 2, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, स्क्वायर का एरिया क्या होगा। अभी जो स्क्वायर बना हुआ है इसके अंदर 9 सर्किल्स हैं और ये 9 सर्किल्स देखो एंड टू एंड टच हो रहे हैं, एक दूसरे से भी टच हो रही हैं और स्क्वायर की बाउंड्री से भी टच हो रहे हैं। अब एक सर्किल के लिए रेडियस कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली एक सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके नेक्स्ट वाले का भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा और नेक्स्ट वाले का भी डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो हो ना हो ये जो स्क्वायर बना इसकी साइड कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की साइड अगर 42 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब 42 का स्क्वायर करना है। अब जब आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सी बात है। द एरिया ऑफ द ईच सर्कुलर डिजाइन इज, ईच सर्कुलर डिजाइन का हमें एरिया निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लगाना है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप यूज कर सकते हो यहाँ पे 22/7, क्योंकि रेडियस हमें 7 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर, एक 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 7 1000 बार यूज में आती है वैल्यू, तो इसलिए याद हो जानी चाहिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी इज, अब देखो हमें इन सर्कल्स और स्क्वायर के एरियाज का डिफरेंस पूछा गया। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब बात हो रही है इन छूटे हुए एरियाज की जो रह गए, तो कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ 154 1386 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सी बात है। Principal of a school decided to give badges to students who are chosen for the post of head boy, head girl, prefect and vice prefect. Badges are circular in shape with two colored areas, red and silver, as shown in figure. The diameter of the region representing the red color is 22 centimeter, जिसको कि हम on the go mark भी कर लेते हैं। And silver color is filled 10.5 सेंटीमीटर वाइड रिंग। सिल्वर कलर को 10.5 सेंटीमीटर वाइड रिंग में फिल करा गया। थोड़ा छोटा है देखा जाए तो दिखने में, बट 10.5 मान के चलना आप इसको। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द रेडियस ऑफ द सर्किल रिप्रेजेंटिंग द रेड रीजन इज, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 22 सेंटीमीटर था तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 11 सेंटीमीटर। आसान सी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेड रीजन। तो रेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो पाई दैट इज 3.14 हम यूज कर सकते हैं क्योंकि रेडियस 11 आई हुई है। हम लोग जब फायदा ना हो तब हम सीधा 3.14 यूज कर सकते हैं, अगर 7 से कैंसिल हो रहा हो तब आप 22/7 यूज करेंगे। सो 314 टाइम्स 121, 379.94 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, मैं बोल सकता हूं 380 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अप्रोक्स। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द रेड एंड सिल्वर रीजन। देखो रेड रीजन की रेडियस कितनी थी, रेड रीजन की रेडियस थी 11 सेंटीमीटर।
अब इस रेडियस के अंदर 10.5 लेंथ और ऐड हो गई, तो ओवरऑल रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ रेड रीजन प्लस विड्थ, और विड्थ किस में दे रखी है? सिल्वर कलर में। तो 11 प्लस 10.5 मतलब 21.5 सेंटीमीटर। आसान सी बात है, इजी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिल्वर रीजन। सिल्वर रीजन का एरिया निकालने के लिए जो पूरा सर्किल बन रहा है, मतलब 21.5 सेंटीमीटर का जो पूरा सर्किल बन रहा है, उसमें से हमें इस रेड रीजन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब रेड रीजन से बनने वाले सर्किल। तो ऐसे में आप क्या करते हो? ऐसे में आप पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर ही करते हो। तो पाई R2 की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग? 21.5 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो पाई, अब यहां पे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने आइडेंटिटी लगा दी, 21.5 प्लस 11 टाइम्स 21.5 माइनस 11, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। सो पाई टाइम्स 21.5 प्लस 11 हो जाएगा 32.5 टाइम्स 21.5 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 10.5। अब जो 10.5 होता है ना, ये 7 से डिवाइड हो जाता है 105, तो इसलिए मैं पाई की जगह पे क्या पुट कर लूंगा? 22/7। सो 22/7 टाइम्स 32.5 टाइम्स 10.5, इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दिया, इसका भी डेसिमल हटा के 10 लगा दिया, 7 से कैंसिल करा, तो 7 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? ये 15 टाइम्स। ठीक है, 3 से कैंसिल 5 से कैंसिल करा 3 टाइम्स, 5 से कैंसिल करा 2 टाइम्स, यहां पे 2 से कैंसिल करा 22 को 11 टाइम्स, तो कितना बन जाएगा? 11 टाइम्स 3 25 अपॉन 10, 10 को ऐसे छोड़ देंगे, 10725 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा? 1072.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ फाउंड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स R1 एंड R2 वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। तो अच्छा होता है कि ये क्वेश्चन अपने से इससे पहले पूछ लेता, यही तो करा था हमने। टू फाइंड द पॉल्यूटेड रीजन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द्वारिका, a part of Delhi represented by the circle given below. A survey was conducted by the students of class 10. It was found that the shaded region is the polluted region, where O is the center of the circle. अब इसमें शेडेड रीजन कौन सा है? जो आपको ब्राइट कलर दिखाई दे रहा है ना, वो शेडेड है, और जो डार्क दिखाई दे रहा है वो शेडेड नहीं मानना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पे शेडेड रीजन मैंने इनको लिया हुआ है, इन 3 रीजन्स को। राइट, शुरू करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब इस सर्किल की हमें रेडियस निकालनी है। सबसे पहले तो आप नोटिस करो कि यहां पे आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, और ट्राइंगल है कॉलोनी ए, कॉलोनी बी और कॉलोनी सी के बीच में, जिसको मैं ट्राइंगल एबीसी भी बोल दूंगा। राइट, एक सेक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेक्टर ओसीडी। एक सेगमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेगमेंट ए देन आर्क देन सी। एक दूसरा सेगमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है ए और बी के बीच में। आसान सी बात है। अब मुझे सबसे पहले तो मांगा गया है कि इस सर्किल की रेडियस निकालनी है। अब सर्किल की रेडियस मैं कैसे निकाल सकता हूं? अगर मुझे पता पड़ जाए कि ये बीसी कितना हो। अब बीसी निकालने के लिए मुझे इस ट्राइंगल पे फोकस करना होगा। अच्छा, वो सेंटर ऑफ सर्किल है, तो बीसी उस पे से पास हो रहा है, ये ध्यान रखना आपको। अब अगर आप नोटिस करो तो यहां पे एक आर्क है, आर्क बीसी। ये आर्क बीसी सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 180 डिग्री। तो हो ना हो यही आर्क सर्किल के किसी दूसरे पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री, 180 का हाफ। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल CAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COB। और ये थ्योरम आप लोगों ने कहां पढ़ी है? 9th क्लास में। ठीक है, तो एंगल CAB कितना हो जाएगा? एंगल CAB हो जाएगा 1/2 ऑफ 180 डिग्री, दैट विल गिव यू 90 डिग्री। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे हमें पता पड़ गया कि हो ना हो ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC हमको क्या क्या पता है? मैंने वैसे इसको राइट ट्राइंगल बोल दिया, बट फिर भी मैं इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेता हूं। साथ ही साथ हमें AC पता है 24 सेंटीमीटर, साथ ही साथ हमें AB पता है कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेपर के ऊपर बनाया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर है, और हम सेंटीमीटर का ही डेटा काम में ले रहे हैं।
क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उन स्टूडेंट्स ने पेपर के ऊपर करी होगी, राइट। अब हमसे बोला गया है कि हमें निकालना है इस सर्किल की रेडियस कितनी है। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से BC विल बी अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या बन रहा है सर्किल के लिए, डायामीटर। तो BC कितना बन जाएगा, रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो BC कितना बन जाएगा, अंडर रूट 625। तो अंडर रूट 625 इज 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हमें इस सर्किल का डायमीटर मिल गया। तो रेडियस ऑफ दिस सर्किल कितना हो जाएगा, 25/2, मतलब 12.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए क्योंकि डेटा सेंटीमीटर में दे रखा है, आसान सी बात। सेकंड पार्ट बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्किल। ऑब्वियस सी बात है, हमें सर्किल की रेडियस पता पड़ गई है 12.5, तो रेडियस इज 12.5 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सो पाई टाइम्स 12.5 का स्क्वायर। और अब तक आप ये फॉर्मूला लगाना सीख गए होंगे, स्क्वायरिंग करनी आपको आती है, पाई की वैल्यू आपको पता है, 3.14 ले सकते हो या 22/7 ले सकते हो, आसान सी बात है। थर्ड, if D lies at the middle of the arc BC, D BC आर्क के बिल्कुल मिडिल में लाई कर रहा है, ठीक है। Then the area of the region COD, तो COD का एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये जो BC वाली आर्क है ये ऑलरेडी सेमी सर्किल है, और ये बोलता है कि D जो है ये BC वाली आर्क के मिडिल में लाई कर रहा है, मतलब हो ना हो ये और ये दोनों सेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना। तो हमसे क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ द रीजन COD, तो हम लोग क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर COD का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर COD क्या बन जाएगा, 90/360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो 90/360 कितना हो जाएगा, 1/4, और पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्किल होगा, क्योंकि रेडियस हमें पता है 12.5 है, और पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 या 3.14, तो ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। अब हमें ट्राइंगल BAC का एरिया निकालना है। BAC का एरिया कितनी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें अब तक पता पड़ चुका है कि एंगल 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ BAC विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजी। लास्ट हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पॉल्यूटेड रीजन। तो पॉल्यूटेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, देखो हमने इस पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, हमने इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, तो एरिया ऑफ पॉल्यूटेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ पॉल्यूटेड रीजन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। आसान सी बात है, और सारी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ इन वैल्यूज को यहां पे पुट करना है, इजी। A brooch is a small piece of jewelry which has a pin at the back, so it can be fastened on a dress, blouse or coat. Designs of some brooches are shown below. Observe them carefully. Design A. Brooch A is made with the silver wire in the form of circle with diameter 28 millimeter. The wire used for making 4 diameters which divides the circle into 8 equal parts. Design B. The brooch B is made of 2 colors, gold and silver. The outer part is made with the gold. The circumference of the silver part is 44 millimeter and the gold part is 3 millimeter wide everywhere. इसके बीच में सिल्वर है, मान के चलना। The total length of the silver wire required for design 1, देखो डिजाइन A के लिए हमें क्या क्या डेटा दे रखा है, इसमें 4 डायमीटर बनाए हैं और हर डायमीटर कितना है 28 मिलीमीटर का। सो 4 डायमीटर तो 4 इंटू 28 तो ये हो जाएगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक डायमीटर्स
प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस कैसे निकलेगी, 2 पाई आर से। यहां पे इसकी ट्वाइस ऑफ रेडियस मतलब डायामीटर हमें पता पड़ गई 28 है, तो सीधा मैं 2r की जगह 28 पुट कर देता हूं और पाई की जगह पे 22/7, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 7 4 28 होता है। तो 22 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा 88 प्लस 4 टाइम्स 28 112, तो ऐड होके कितना हो जाएगा 200 मिलीमीटर। इजी। Refer to design A. The area of the each sector of the brush is the area of each sector of the brush. हमारे पास में कितने सेक्टर्स हैं, 8 सेक्टर हैं। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, देखो एमसीक्यू में है इसलिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकल जाएगा, 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ब्रश। तो 1/8 ऑफ पाई टाइम्स आर का स्क्वायर, और रेडियस हमें पता है कितनी, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 14, पाई टाइम्स 14 का स्क्वायर। तो 1/8 इंटू 22/7 इंटू 14 लिख दिया मैंने, 7 से काटा 14 को 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल हुआ 8 4 टाइम्स, 2 से अगेन 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, यहाँ 11 आ गया, और 2 से 14 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 77 मिलीमीटर स्क्वायर। आसान सी बात है। द सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर गोल्डन पार्ट इज, हम लोगों को डिजाइन बी से पूछा गया है। अब डिजाइन बी के डायमेंशंस हमें देखने जाने पड़ेंगे फिर से। द आउटर पार्ट इज मेड विद द गोल्ड, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिल्वर पार्ट इज 44 मिलीमीटर एंड द गोल्ड पार्ट इज 3 मिलीमीटर वाइड, 3 मिलीमीटर एंड 44 मिलीमीटर। ठीक है। जो इनर पार्ट की सर्कमफेरेंस है कितनी, 44 मिलीमीटर है, और इसको हर जगह 3 मिलीमीटर वाइड बनाया गया, मतलब इसकी विड्थ जो ली गई है गोल्ड पार्ट की वो 3 मिलीमीटर वाइड है, और अंदर सिल्वर पार्ट की सर्कमफेरेंस है 44 मिलीमीटर। तो सिल्वर पार्ट के लिए मैंने रेडियस बोल दी R1। लेट रेडियस ऑफ सिल्वर पार्ट इज इक्वल्स टू R1। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, उसको मैंने C1 बोला, दैट इज 2 पाई R1। सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करी 22/7 टाइम्स R1, 22 से 44 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, फिर वापस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओवरऑल यहाँ पे 44 ही बन गया था, वैसे भी 7 सामने जाएगा तो R1 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहां से क्या पता पड़ गया, दैट इसका जो इनर पार्ट है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब ये एडिशनल 7 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, ठीक है, आदत है हम लोगों को सेंटीमीटर में करने की, सब मिलीमीटर। अब ये 7 मिलीमीटर में ये 3 मिलीमीटर एडिशनल और ऐड हो गया, तो ओवरऑल गोल्डन पार्ट के लिए जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 मिलीमीटर। सो नाउ रेडियस ऑफ गोल्डन पार्ट, रेडियस ऑफ गोल्डन पार्ट, या गोल्डन पार्ट की रेडियस नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ एंटायर ब्रश, दैट विल बी R1 प्लस 3 will give you R2। तो R2 कितना बन जाएगा 7 + 3 मतलब 10 मिलीमीटर। अब हमसे बोला गया है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर पार्ट, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2, दैट इज 2 पाई R2। तो C2 विल बी 2 इंटू 10 इंटू पाई की वैल्यू अब 22/7 रखने का फायदा नहीं है, तो हम लोग सीधा क्या पुट करेंगे 3.14, सो 314, तो मतलब 31.4 का डबल कर देंगे तो 62.8 मिलीमीटर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 62.86, ठीक है, मिलीमीटर। आसान सी बात है, इजी। द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट इज, इसके अंदर हमें एरियाज का डिफरेंस निकालना है गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट में, और देखो वैल्यू किसमें दे रखी है पाई में। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, तो पाई यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर आपको पता 100 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 51, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 51 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। आसान सी बात है, इजी। A boy is playing with a brush B. He makes revolutions with it along its edge. How many complete revolution must it take to cover 80 millimeter? इसको 80 मिलीमीटर को कवर करने के लिए कितनी रेवोल्यूशंस करनी पड़ेंगी। देखो ये हो गया 80 मिलीमीटर,
राइट, और इसके ऊपर वो ब्रश रिवॉल्व करेगा। अब जरा सोच के देखो, जब एक रोल होने वाली चीज जैसे एक व्हील, एक स्पेयर, एक रिंग किसी सरफेस पे रोल होती है, तो उसके एक रेवोल्यूशन में, मतलब मान लो उसका ये बॉटम पॉइंट नीचे ए, एक रेवोल्यूशन में जब ये पूरा चक्कर लगा के वापस इसका बॉटम पॉइंट नीचे आ जाएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद में, मतलब पहले तो इसका ए पॉइंट घूमेगा, ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, तो ऐसे में इसका कितनी सरफेस ने ग्राउंड पे कांटेक्ट कर लिया होगा, इस सरफेस ने। तो दैट मींस वन रेवोल्यूशन में कोई भी व्हील कितना दूर चला जाता है, अपनी सरकमफेरेंस के इक्वल। ठीक है, वन रेवोल्यूशन में कितना दूर चला जाता है, अपनी सरकमफेरेंस के इक्वल। तो अगर आपको यह बोल दिया जाए कि ये कितने रेवोल्यूशंस करेगा 80 मिलीमीटर को कवर करने के लिए, तो आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, अब चाहे व्हील हो, चाहे इस तरह का ब्रश हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे स्पेयर क्यों ना हो, ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस करना है। तो डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, दैट इज 80 मिलीमीटर, सरकमफेरेंस कितनी है 62.8 मिलीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो आएंगे वो इनमें से कुछ भी नहीं आएंगे, 1 पॉइंट समथिंग आएंगे। तो ऑप्शन नहीं है वहां पे, बट लॉजिक आपको सीखना था, आपने लॉजिक सीख लिया। ठीक है, तो लेस देन टू होंगे, कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट टेक टू कवर 80 मिलीमीटर। तो मैं यहां से एक्चुअल वैल्यू निकाल सकता हूं इनको कैंसिल आउट करके, बट ना तो ये 1 आएगा ना 2 आएगा, बिटवीन 1 and 2 है इसकी वैल्यू, जो कि हमें दे नहीं रखी है ऑप्शंस के अंदर, तो हम लोग हमारी वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। The traditional Japanese fans. The Japanese fans are made of the paper on a bamboo frame, usually with the design painted on them. A Japanese fan symbolize friendship, respect, and good wishes, and are given on the special occasions, as well as to help cool you down in hot weather. The fan is an immediately recognizable icon of Japanese culture. Today, they remain an important artistic medium and stylish fashion accessory. Lavanya holds a Japanese folding fan in her hand, as shown in figure. It is shaped like a sector of the circle. The inner and outer radii are 14 and 21 centimeter respectively. The fan has 3 color material. तो इनमें से कोई भी लावण्य नहीं है, ये वाला फैन लावण्य ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, फैन है, सिंपल सा सेक्टर जैसा होता है, इनर सेक्टर की रेडियस R1 दे दी है, आउटर सेक्टर की रेडियस R2 दे दी है। ऑब्वियसली सेक्टर है तो किसी सर्किल से निकल के आया होगा, और यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, ऑरेंज, पिंक एंड रेड, जिनके लिए रिस्पेक्टिवली हमें एंगल भी गिवन है 54, 72 एंड 45 डिग्री। मान लो ये पॉइंट O इसका सेंटर है, सो इफ द रीजन कंटेनिंग द पिंक कलर makes the angle 72 degree at the center, then find the area of the region having pink color. हमें पिंक कलर के लिए एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर का, बट यहां पे हमें सिर्फ पिंक के लिए एरिया निकालना है। तो यहां पे आप नोटिस करो कि अंदर व्हाइट वाला एरिया भी इंक्लूड हो गया, अगर मैं यहां पे R2 रेडियस यूज कर लूं, और अगर मैं R1 रेडियस यूज करूंगा तो व्हाइट वाला एरिया हो जाएगा। तो मेरे लिए रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई टाइम्स R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, आपको तो वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, R1 और R2 की वैल्यूज हमें गिवन थी 14 एंड 21, तो आउटर रेडियस R2 इज 21 सेंटीमीटर, इनर रेडियस R1 इज 14 सेंटीमीटर। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, थीटा में दे रखा 72, तो 72 ओवर 360 टाइम्स 22 बाय 7 टाइम्स 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 72 बाय 360 कितना आ जाएगा, 1/5, 22 बाय 7। अब फिर से मुझे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक को मैं 21 प्लस 14 लिख दूंगा, एक को मैं 21 माइनस 14 लिख दूंगा, आसान सी बात है। अब ये हो जाएगा 1/5 टाइम्स 22 बाय 7 टाइम्स 21 प्लस 14 इज 35 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया,
5 से 35 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सी बात है। If the region containing the orange color makes the angle 54 degree at the center, then find the area of the region having the orange color। हमको सेम टू सेम काम करना है। So इस बार थीटा की वैल्यू 54 हो जाएगी, नीचे 360 डिग्री होगा, इसको हम 22/7 लिख देंगे, और यहां पे हमारे पास में सेम वैल्यूज आएंगी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर की, मतलब 35 इंटू 7। तो मैं इसको डायरेक्टली 35 इंटू 7 यूज कर सकता हूं, क्योंकि वैल्यूज तो नहीं बदली ना। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 54 से 360 डिग्री को हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, 6 टाइम्स नहीं। 54 से 360 डिग्री डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमें पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। फिर भी हमारे पास में 22 है, इसको हमने 2 से कैंसिल करा 11, 360 को कैंसिल कर दिया, बन गया 180। 5 से कैंसिल करा 35 को 7 टाइम्स, 5 से कैंसिल करा 180 को 36 टाइम्स। ठीक है, अब 18 से कैंसिल हो रहे हैं 36 और 54, 18 2 36, 18 3 54। तो अपेरेंटली काफी कुछ कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 11 टाइम्स 7/2, तो मतलब 231/2 मीन्स 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। The red color makes the angle 45 degree at the center, then find the perimeter of the red color। इस बार डेटा बदल गया, रेड कलर के लिए हमें पैरीमीटर निकालनी है। फाइंड द रीजन ऑफ पैरीमीटर ऑफ रेड कलर। देखो अब यहाँ पे रेड कलर की पैरीमीटर क्या होगी, एक तो यहां पे होगी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे रेड कलर किन किन जगहों पे होगा, ऑब्वियसली जहां पे रेड कलर से इसको बनाया गया ये रीजन, साथ ही साथ ये भी रेड की पैरीमीटर कहलाएगी, साथ ही साथ ये दोनों भी रेड की पैरीमीटर कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ये आर्क और ये दोनों लेंथ चाहिए। ठीक है, तो आर्क, इसको मैं बोल रहा हूं आर्क 1, इसको मैं बोल रहा हूं आर्क 2, और बाकी तो साइड्स हैं, तो साइड्स में तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैरीमीटर ऑफ रेड कलर विल बी ट्वाइस ऑफ साइड्स प्लस आर्क 1 प्लस आर्क 2। अगर आप देखो साइड कैसे निकल रही है, साइड निकल रही है रेडियस 2 में से रेडियस 1 को सब्ट्रैक्ट करके। तो रेडियस 2 थी हमारी 21 सेंटीमीटर और रेडियस 1 थी हमारी 14 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा साइड्स का काम। आर्क 1 कैसे निकलेगी, आर्क 1 निकलेगी θ/360 टाइम्स 2πr। ठीक है, सो 45/360 टाइम्स 2π, और यहां पे रेडियस कितनी ली जाएगी 14। सिमिलरली आर्क 2 कैसे निकलेगी, फिर से θ/360 टाइम्स 2π, और इस बार रेडियस क्या ली जाएगी 21 ली जाएगी। आसान सी बात है। अब ये देखो 21 में से 14 गया, कितना बचा 7, 7 2 14 हो गया। 45 से 360 को कैंसिल करोगे कितने टाइम्स होगा 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/8। यहां पे 2π है, यहां पे भी 2π है, दोनों में से 1/8 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल होकर 1/8 बनेगा। सो इसको मैं 2π/8 लिख देता हूं। ठीक है, अब अगर आप अंदर देखोगे तो यहां से 14 बचा, यहां से 21 बचा, तो 14 प्लस 21 हो जाएंगे ये, राइट। तो 14 प्लस 2/8 कैंसिल करा 1/4, तो 22/7, और इसका 1/4 होने से यहाँ पे 4 नीचे आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, और हमें पता है 7 5 35 होते हैं। ठीक है, 4 से कैंसिल करा 22 को, कितना हो जाएगा 11/2, तो 11 5 55, 55/2 प्लस 14, 55/2 प्लस 14 कितना हो जाएगा, इधर इसको यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, कितना बनेगा 27.5 प्लस 14, दैट विल बी 41.5 सेंटीमीटर। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द रेड कलर। आसान सी बात है, इजी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन हैविंग द रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब हमको इस 14 सेंटीमीटर वाली रीजन का पूरा एरिया चाहिए, तो कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास में यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, θ1 54 डिग्री, θ2 72 डिग्री,
और थीटा 3 45 डिग्री। और इस रीजन के लिए टोटल एंगल क्या हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अपॉन 360 डिग्री टाइम्स पाई R1 का स्क्वायर। तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करा, कितना बन जाएगा 171 अपॉन 360 टाइम्स पाई टाइम्स आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 ले ली, और रेडियस विल बी 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 171 अपॉन 360 टाइम्स 22/7 टाइम्स 14 टाइम्स 14। ऐसे लिखने का फायदा ये हुआ कि ये 14 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 360 को कैंसिल करा तो कितना आ जाएगा 180। अगेन 2 से इसको कैंसिल करेंगे 90 हो जाएगा, ये 40, ये 7 हो जाएगा। अगेन 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इसके आगे कैंसिल हो सकता है 3 से कैंसिल करा 171 को तो कितना हो जाएगा 3 5s are 15 एंड 3 7s are 21, और ये भी 3 से कैंसिल हो गया 15 टाइम्स। 3 से एक बार और कैंसिल हो सकता है, 19 3s are 57, और ये 3 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। अब कैंसिल नहीं हो सकते, अब सब जो आपको दिख रहे हैं प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 19 टाइम्स 11 टाइम्स 7 ओवर 5। ठीक है, सो 77 टाइम्स 19 1463 अपॉन 5। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा 5 2s are 10, देन 9 कहां से आ रहा है 5 9s are 45, then again 5 2s are 10, then 6, so 292.6 centimeter square. Easy. Pendulum clock. It is a clock that uses a pendulum, a swinging weight, as its timekeeping element. From its invention in 1656 by Christian Huygens, the pendulum clock was the world's most precise timekeeper. Accounting for its widespread use, their greater accuracy allowed for the faster pace of life which was necessary for the Industrial Revolution. The home pendulum clock was replaced by less expensive synchronous electric clocks in 1930s and 40s. Pendulum clocks are now kept mostly for their decorative and antique value. Dhriti brought a pendulum clock for her living room. The clock contains a small pendulum of length 45 centimeter, the minute hand and an hour hand of the clock, which are 9 centimeter and 6 centimeter long respectively. So find the area swept by the minute hand in 14 minutes. मिनट हैंड 14 मिनट्स में कितना एरिया स्वीप करेगा, हमें वो निकालना है। देखो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लॉक की जानकारी होनी चाहिए कि क्लॉक में जब मिनट सेकंड और आवर हैंड रिवॉल्व करते हैं तो वो कितने कितने टाइम में कितना कितना एंगल बनाते हैं। तो जनरली क्वेश्चंस के अंदर आपको सेकंड वाले हैंड की बात नहीं करी जाती है, पर फिर भी मैं सेकंड हैंड के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे बड़ा हैंड जो आप देखते हो ना वो वैसे सेकंड हैंड का होता है। देन सेकंड लेंथ, इससे छोटी लेंथ का जो हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है, और सबसे छोटा वाला जो हैंड होता है क्लॉक में वो थोड़ा सा उसको थिक भी बनाया जाता है, वो होता है आवर हैंड। ठीक है, ये है सेकंड के लिए, ये है मिनट के लिए, और ये है आवर के लिए। एक आवर हैंड पूरे टोटल 12 आवर्स में घूम के वहीं आता है जहां उसने शुरू करा था, मतलब 12 आवर में अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। सो फॉर आवर हैंड 1 रेवोल्यूशन होता है 12 आवर में, और आपको पता है जब ये 1 रेवोल्यूशन करेगा तो 360 डिग्री के एंगल एग्जीक्यूट करेगा। तो 360 डिग्री बनाता है 12 आवर में, तो 1 आवर में कितना बनाएगा, 1 आवर में बनाएगा ये 360 डिग्री ओवर 12 मतलब 30 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि जो आवर वाला हैंड होता है वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि मिनट हैंड की खास बात है कि मिनट हैंड 60 मिनट में अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है। 60 मिनट में घूम के वापस वहीं आ जाता है जहां ये था 60 मिनट्स पहले।
तो 1 मिनट में कितना कर लेगा? अच्छा, 1 रेवोल्यूशन का मतलब पहले तो 360 डिग्री लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल करेगा? 360 डिग्री ओवर 60, कैंसिल आउट करा तो कितना बन गया? 6 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है कि मिनट वाला हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में मिनट वाले हैंड पे क्वेश्चन पूछा है कि 14 मिनट्स में ये कितना एरिया स्वीप करेगा। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं, उसके बाद में मैं पहले सेकेंड हैंड का बता देता हूं कि सेकेंड हैंड जो होता है वो 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि उसकी रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है 1 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 मिनट को अब मैं 60 सेकेंड लिख सकता हूं, दैट इज 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में ये कितना एंगल बना देगा? 360 डिग्री अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री 1 सेकेंड में। ठीक है, और 1 मिनट में तो ऑब्वियसली 360 डिग्री बना ही था। तो ये आपको डेटा याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनट हैंड का और आवर हैंड का। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मिनट हैंड 14 मिनट्स में कितना एरिया स्वीप करेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम में मिनट हैंड दिखा देता हूं आपको, क्योंकि अब मिनट हैंड एक जगह पे नहीं रहेगा, एक से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो मान लो मिनट हैंड यहां पे था। अब एरिया स्वीप करने से मतलब क्या है कि जब 14 मिनट्स हो जाएंगे तो ये अपनी जगह छोड़ के कहीं और पहुंच जाएगा। मतलब मान लो ये इस ए पोजीशन से बी पे चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक जो रीजन बना रहा है यहां पे, वो रीजन किसके शेप में हमें दिखाई दे रहा है? वो हमें दिखाई दे रहा है सेक्टर के शेप में। तो हमें सेक्टर का एरिया पूछा गया, और उस सेक्टर के लिए हम रेडियस क्या लेंगे? हम रेडियस लेंगे, कितने लेंगे? 9 सेंटीमीटर। हमें इस एरिया को फिगर आउट करने के लिए सिर्फ एंगल की रिक्वायरमेंट है, और एंगल कैसे निकालेंगे? हमें ये पता पड़ चुका है कि 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 14 मिनट्स में कितना एंगल बना लेगा? सो एंगल इन 14 मिनट्स बाय मिनट हैंड विल बी 14 टाइम्स 6, तो 14 6 आर 84 डिग्री। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया स्वेप्ट बाय दिस मिनट हैंड इन 14 मिनट्स विल बी थीटा बाय 360, मतलब 84 डिग्री बाय 360 टाइम्स पाई, दैट इज 22 बाय 7, एंड आर का स्क्वायर, आर इज 9 का स्क्वायर। ठीक है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना। तो इसको लिखा 84 बाय 360 टाइम्स 22 बाय 7 टाइम्स 9 इंटू 9। 12 से ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, 12 7 आर 84 और 12 3 आर 36। अब 3 से कैंसिल कर दिया, 10 टाइम्स हो गया ये कैंसिल, बस इतना कैंसिल करना हमारे लिए काफी है। और 7 से 7 कैंसिल हो गया, यस। तो अब हमारे पास में क्या आ गया? 3 टाइम्स 22 टाइम्स 9, तो 22 टाइम्स 3 टाइम्स 9 ओवर 10, 22 3 आर 66, 66 टाइम्स 9 ओवर 10, 54 एंड 540, 594 ओवर 10, तो कितना बन जाएगा? 59.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द आवर हैंड इन 10 मिनट्स। अब देखो, हमें पता है कि आवर हैंड जो होता है वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? तो 1 आवर में 30 डिग्री, तो यहां पे मैंने 1 मिनट के लिए 60 मिनट लिख दिया। 60 मिनट इज 30 डिग्री, मतलब 1 मिनट में कितना बना रहा है? 30 बाय 60, मतलब 1 बाय 2 डिग्री, 0.5 डिग्री। तो 10 मिनट्स में कितना बनाएगा? 10 मिनट में बनाएगा 0.5 टाइम्स 10, मतलब 5 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द आवर हैंड इन 3.5 आवर्स। देखो, आवर हैंड की टिप ने 3.5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? सबसे पहले तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा आवर हैंड का 3.5 आवर्स में। अब हमें पता है कि 1 आवर में ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 3.5 आवर में कितना एंगल बनाएगा? 30 टाइम्स 3.5, दैट विल बी 105 डिग्री। अब हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, मतलब अगर मैं क्लॉक बनाऊं यहां पे और ये आवर हैंड है, ये यहां से चलकर 105 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां पे आ गया,
तो डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? डिस्टेंस का मतलब आर्क हो जाएगी, ठीक है। और आर्क कैसे निकलेगी? थीटा बाई 360 टाइम्स 2 पाई आर से, जहां पे रेडियस किसकी यूज करी जाएगी? ऑब्वियसली आवर हैंड की यूज करी जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105, ये हमने निकाली है। नीचे 360 टाइम्स 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस है 6। आसान सी बात है, ठीक है। 6 से कैंसिल कर दिया 360 को, कितने टाइम्स हो गया? 60 टाइम्स। 7 से 105 को कैंसिल कर दिया, कितने टाइम्स हो जाएगा? 15 टाइम्स। 15 से 60 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, और जो 2 बचा उसने 22 कैंसिल करा, मतलब 11। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। आसान। If the tip of the pendulum covers a distance of 66 centimeter in a complete oscillation, then find the angle described by the pendulum at the center. अगर पेंडुलम 66 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, तो हमें एंगल निकालना है कि वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, खुद के सेंटर पे। तो जब भी कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, तो ऑसिलेट, कंप्लीट ऑसिलेशन, ये आप लोगों ने छोटी क्लास में ही पढ़ा है। कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब होता है वो दो पोजीशंस के बीच में टू एंड फ्रो मोशन करता है। मान लो ये पेंडुलम हमारा मीन पोजीशन पे है, जहां पे रेस्ट में रह सकता है, और ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। तो इसने बोला इसने कंप्लीट ऑसिलेशन करी। कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब आपकी अगर ऑसिलेशन ए से स्टार्ट हो रही है तो उसको ए से बी तक जाना पड़ेगा और वापस ए पे आना पड़ेगा, ये कहलाएगी कंप्लीट ऑसिलेशन। इस कंप्लीट ऑसिलेशन करने की वजह से इसने टोटल 66 सेंटीमीटर कवर करा है। बट एक्चुअल अगर आपको एक इसका हाफ लेंगे तभी आपको पता पड़ेगा कितना एंगल सबटेंड हुआ है। बिकॉज जब कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है तो ये जाके वापस आ रहा है, मतलब इसका नेट एंगल 0 बन रहा है। और जब ये हाफ ऑसिलेशन कर रहा है तब मुझे पता पड़ेगा डिस्टेंस इन हाफ ऑसिलेशन से कि ये जो नीचे आर्क बना रहा है उस आर्क की लेंथ क्या है। तो डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। तो कितना हो जाएगा? आर्क विल बी 66/2, मतलब 33 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला गया एंगल निकालो, तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 टाइम्स 2 पाई आर। यहां पे आर्क हमें दे रखी है 33, थीटा हमें फाइंड आउट करना है, 360 डिग्री तो लिखना ही होता है। ट्वाइस ऑफ पाई को लिख दिया मैंने 22/7, और रेडियस ऑफ पेंडुलम इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ उसकी रेडियस होती है, तो रेडियस ऑफ पेंडुलम क्या ली जाएगी? उसकी लेंथ, ठीक है। 11 से 22 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 11 से 33 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, ठीक है। सब कुछ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूं एक बार ताकि मैसअप ना हो। 3 इंटू 360 टाइम्स 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 45, ठीक है। 45 2s are 90, 9 4s are 36, तो ये कैंसिल हो गया पूरा 4 टाइम्स। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 6 4 7s are 42, तो एंगल विल बी 42 डिग्री। इजी। Motion detector. A motion sensor or motion detector is an electronic device that is designed to detect and measure the movement. Motion sensors are used primarily in home and business security systems, but they can also be found in the phones, paper towel dispensers, game consoles, and virtual reality systems. A motion detector can detect movement up to 24 meters away through the angle of 70 degrees. Now find the area that can be detected by this motion detector. देखो एरिया कैसे निकालोगे? मान लो कैमरा लगा है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये कैमरा हो गया। अब ये मोशन डिटेक्ट कर रहा है, तो हमें वो एरिया निकालना है जिसके बीच में ये मोशन डिटेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 70 डिग्री के एंगल तक देख सकता है। विड्थ ऑफ रेंज जो है वो 70 डिग्री है और डिस्टेंस है 24 मीटर। तो हमसे ऐसा बोला गया है कि इसका एरिया निकालो जिस एरिया में ये मोशन डिटेक्शन का काम कर सकता है। तो दैट मींस वो एरिया कैसा हो जाएगा? एक सेक्टर जैसा। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 70/360 डिग्री टाइम्स 22/7 टाइम्स 24 का स्क्वायर,
तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया थीटा बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा 22। 11 टाइम्स 2 से कैंसिल करा, 22 11 टाइम्स 2 से कैंसिल करा, ये हो जाएगा 18। तो 11 टाइम्स 24 टाइम्स 24, अभी भी उम्मीद है और कटने की, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। 6 3s are 6 4s are 24, अगेन 3 8s are 24, तो 44 टाइम्स 8 352 मीटर स्क्वायर। What angle is required to monitor 50% more area? अब इसे 50% एरिया ज्यादा देखना है। देखो अभी जो एरिया देख रहा है वो 352 मीटर स्क्वायर देख रहा है, सो एक्चुअल एरिया इज 352 मीटर स्क्वायर। 50% ज्यादा एरिया देखना है, मतलब न्यू एरिया जो हो जाएगा वो ओरिजिनल एरिया प्लस इसका 50%। ठीक है, एरिया का ही 50%, तो इसका 50% निकाल ले पहले। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, ये बनेगा a प्लस 1/2 ऑफ ए, तो a डैश इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ए। तो पहले मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, a डैश निकालता हूँ, 3/2 ऑफ 352 कैंसिल आउट करा 2 से, 176 176 टाइम्स 3 51 और 18 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल थीटा हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 टाइम्स 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 528। तो यहां से थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 528 टाइम्स 360 टाइम्स 7 अपॉन 22 टाइम्स 24 इंटू 24। 12 से कैंसिल करा, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 2 से कैंसिल कर दिया 30 को, कितना बन गया 15, देन 22 4s are 44, फिर कितना बचेगा यहाँ से 88। यस, 22 2s are 44 एंड रिमाइंडर इज 88, 22 4s are 88, देन 24 से 24 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 15 टाइम्स 7, तो थीटा कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक, अगर ये 70 डिग्री के एंगल पे जो भी रीजन करेक्ट कवर कर रहा है, तो उसके 1.5 टाइम्स रीजन पे ही तो 50% और कवर करेगा। तो थीटा बढ़ाते जाओगे तो सेक्टर बड़ा होता जाएगा। अगर थीटा 180 डिग्री होता है तो सर्किल हाफ कवर होता है, अगर थीटा 360 डिग्री होता है तो पूरा सर्किल कवर हो गया। तो हम लोग यहां से सीधा एंगल निकाल सकते थे कि 70 डिग्री में कितना ऐड करना था, 70 का हाफ, तो दैट विल बी 105 डिग्री। आसान सी बात है, इजी बात वही। For theta is equals to 31 degree, what range is required for detector to monitor 30% more area? अब 30% ज्यादा एरिया कवर करना है इसको, बट क्या चाहिए, थीटा 31 डिग्री। सो 30% मोर एरिया कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल एरिया था उसमें 30% और ऐड करना पड़ेगा, तो 352 में उसी का 30% ऐड करना है। सो 352 प्लस 30% ऑफ 352, राइट। और ऐसे में थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 31 डिग्री, 31/360 ये बन गया। और इस बार हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द रेंज रिक्वायर्ड, तो इस बार हमें आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू फिगर आउट करनी है, और यहां पे आ जाएगा 22/7। आसान सी बात है, इजी। अब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए बाद में सॉल्व करना। सो ये बन जाएगा 352 प्लस 0.3 बन गया ये, टाइम्स 352 इज इक्वल्स टू 31/180 टाइम्स 11/7 आर स्क्वायर। हमने क्या करा, इसको कैंसिल कर दिया 2 से, तो ये बन जाएगा 105.6 प्लस 352। तो अपेरेंटली हमारे एलएचएस में कितना आ जाएगा, 457.6। बाकी सारी वैल्यूज को हमने इधर भेजा, दैट इज 180 यहां आया, 7 यहां आया, 31 डिनोमिनेटर में जाएगा, 11 डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस
क्वांटिटी को सॉल्व करना है और आर की वैल्यू फिगर आउट करनी है। तो अपेरेंटली जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो ये आ रही है कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.34 टाइम्स 180 टाइम्स 7 है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करके इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 41.09 मीटर। और पहले जो रेडियस थी दैट वाज 24 मीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस को बढ़ाना पड़ा, तब जाके 30% ज्यादा एरिया आया, क्योंकि एंगल को बहुत कम कर दिया था। ठीक है, ओरिजिनल एंगल 70 डिग्री था, कम कर दिया, राइट। Jawaharlal Nehru Stadium is conducting the annual sports competition soon. The curator of the stadium is tasked to figuring out the dimensions for carving out some areas allotted for hockey court and shooting range. As shown in the figure below, the shapes of the hockey court and the shooting range are square and triangle respectively. Both of the courts have a common edge that touches the center of the stadium. The construction of the shooting range is such that the angle to center is 90 degree and the radius of the stadium is 200 meters. So what is the area allotted to the shooting range? Shooting range को कितना एरिया अलॉट किया जाएगा, क्या किया गया है? So हमें क्या क्या डेटा दे रखा है, सबसे पहले तो हम उस डेटा को मार्क कर देते हैं डायग्राम के ऊपर। अगर आप नोटिस करो तो ये बोला गया है कि इन दोनों के एजेस, कॉमन एज है एक, और वो कहां आके मिल रहा है, सेंटर पे। तो हो ना हो वो कॉमन एज कौन सी है, ओ है, आसान सी बात। अब अगर मैं ओ से ए और ओ से बी को देखूं तो ये दोनों ही रेडाई ऑफ दिस स्टेडियम बन जाएंगी, और हमें स्टेडियम की रेडियस भी गिवन है दैट इज 200 मीटर। तो ये भी 200 मीटर होगा, ये भी 200 मीटर होगा, आसान सी बात है। ठीक है, हमसे बोला गया है व्हाट इज द एरिया अलॉटेड टू द शूटिंग रेंज, और शूटिंग रेंज का जो शेप है वो एक प्योर ट्राइंगल जैसा है, तो उसको कितना एरिया अलॉट होगा। साथ ही साथ ऐसा भी दिया गया है कि शूटिंग रेंज जो है वो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर ऑफ द सर्किल पे। कितना एंगल, 90 डिग्री। तो सिंपल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बेस मिल गया, आपको हाइट मिल गई, आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी। सो एरिया ऑफ शूटिंग रेंज इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बीओ टाइम्स एओ। तो हाफ इंटू 200 टाइम्स 200, so that will give you 20,000 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। इजी। व्हाट इज द एरिया अलॉटेड टू द हॉकी कोर्ट? हॉकी कोर्ट को कितना एरिया मिलेगा, हमें वो निकालना है। हॉकी कोर्ट के लिए हमें कोई डायमेंशन नहीं दे रखा है डायरेक्टली, बट अगर आप नोटिस करो तो हॉकी कोर्ट का ये कॉर्नर कहां मिल रहा है, सर्किल के सेंटर पे, और ये कॉर्नर कहां जा रहा है, बाउंड्री पे। तो हो ना हो ओडी क्या बन जाएगी, सर्किल की रेडियस। और हॉकी कोर्ट का शेप कैसा है, एक स्क्वायर का शेप है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के डायगोनल से उसकी साइड निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 टाइम्स ए। ठीक है, जहां पे ए क्या होता है, स्क्वायर की साइड, और ये इसके इक्वल आ गया रेडियस ऑफ दिस एंटायर स्टेडियम। तो हो ना हो 200 इज इक्वल्स टू √2 ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 अपॉन √2। बट हमें साइड में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसके एरिया में इंटरेस्ट है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर। तो अपेरेंटली वैल्यू क्या बन जाएगी, 200 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40,000, एंड √2 का स्क्वायर विल बी 2 से 40,000 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 मीटर स्क्वायर। तो कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस करा, इसका शेप ट्राइंगल का था, फिर भी एरिया 20,000 मीटर स्क्वायर था, और उसका शेप देखने में बहुत छोटा लग रहा है बट एरिया सेम है। ठीक है, 20,000 मीटर स्क्वायर। If the team of the curator managing the stadium likes to allot space for some more sports, how much area is available for them? तो कितना एरिया बचेगा,
इस पूरे स्टेडियम का एरिया माइनस इन दोनों का एरिया, सो एरिया अवेलेबल विल बी पाई टाइम्स 200 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 20,000। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 आप पुट कर लो, 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 40,000, दोनों में से 40,000 कॉमन ले लो, 3.14 माइनस 1, तो अपेरेंटली 2.14 टाइम्स 40,000, डेसिमल हटाया, 2 जीरो लगाए, 214 टाइम्स 400 कितना हो जाएगा 856 एंड 2 zeros और, so 85,600 meter square. If the boundaries of the hockey court shooting range are to be fenced, then what is the required length of the fence? तो शूटिंग रेंज एंड हॉकी कोर्ट को हमें फेंसिंग करवानी है, तो हमें लेंथ चाहिए, कितनी लेंथ की वायर रिक्वायर्ड होगी। तो पहले हम लोग चल रहे हैं शूटिंग रेंज के लिए। शूटिंग रेंज के लिए हमें पता है कि इसकी ये साइड कितनी होगी 200 मीटर, ये साइड भी ऑब्वियसली कितनी होगी 200 मीटर, और ये साइड कितनी हो जाएगी, अगर आप दिमाग में कर सकते हो जैसे मैं कर सकता हूं, तो ये हो जाएगी 200√2 मीटर। क्यों होगी, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ करता था, तो ऑपोजिट वाली साइड जो होगी हाइपोटेनियस वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी इसके लिए 200 प्लस 200 प्लस 200√2 मीन्स 400 प्लस 200√2 मीटर। बाकी आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। सिमिलरली आप हॉकी कोर्ट के लिए भी निकाल सकते हो वैल्यू, क्योंकि हमें ए कितना मिला था इसके लिए हमें ए की वैल्यू मिली थी 200/√2 मीटर। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड लेंथ होगी वायर की वो हो जाएगी 4 टाइम्स 200/√2 मीन्स 800/√2 मीटर। अब आप चाहो तो इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, बाकी 1.4 की वैल्यू आप पुट कर ही लोगे एंड सॉल्व करना है सिर्फ इसको, और जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। If the cost of fencing is ₹6 per meter, then what is the total cost of fencing? लेंथ निकालनी है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, आसान सी बात। तो जो भी लेंथ आएगी उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, इजी। Earth is excavated to make a road tunnel. The tunnel is a cylinder of radius 7 meter and length 450 meter. A level surface is laid inside the tunnel to make road. Figure shows the circular cross section of the tunnel. The level surface is represented by AB. The center of tunnel is O and angle AOB is 90 degree. The space below AB is filled with rubble, debris from the demolitions of buildings. Steel girders are erected above the track to strengthen the tunnel. The grinders are erected at 6 meter intervals along the length of the tunnel with one at each end. What is the cross section area of the tunnel before filling the debris on ground plane? टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा जब ग्राउंड प्लेन के ऊपर डिब्रीज नहीं डाली गई है। तो एक्चुअली हमें इस क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में पूछा गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना कहाँ मुश्किल है, हमें रेडियस पता है, तो एरिया विल बी πr²। सो पाई 22/7 रखा टाइम्स 7 × 7 रखा, 7 से 7 कैंसिल हुआ, दैट इज 154 मीटर स्क्वायर। इजी। What is the area of the cross section of tunnel after filling the debris on the ground plane? देखो, अब हमें टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है जब यहां पे डिब्रीज डाल दी गई हैं, तो दैट मींस ये पर्टिकुलर सेगमेंट अब टनल का पार्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टनल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ टनल हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया था, दैट वाज क्रॉस सेक्शन एरिया एक्चुअली 154 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका क्या है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर विच विल गिव यू θ/360 टाइम्स πr² माइनस r²/2 sin θ। ये होगा ना। और एक्चुअल में यहां पे इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है।
जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो आप डायरेक्टली क्या कर लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उससे भी आपका यही बनेगा हाफ इंटू आर इंटू आर। ठीक है, ये दोनों रेडाएं हैं, तो हाफ इंटू आर से, तो अगर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करोगे तो भी हमारा यही वैल्यू आने वाली है, बिकॉज साइन थीटा यहाँ पे साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बट मैं पूरा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90/360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी मुझे पता है इसका कितना आ रहा है, 154 आ रहा है, तो मैं क्यों बार बार मेहनत करूं। माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बाय 2, इजी। तो 1/4, 2 से कैंसिल करा, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 से कैंसिल हो गया, 154, 77 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 77/2 माइनस 49/2। दोनों में 2 कॉमन है, निकाल लिया, 77 माइनस 49 कितना बनेगा, 28, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 14 मीटर स्क्वायर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया, और पूरी टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, 154 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना था डिब्रीज डालने के बाद में टनल का एरिया कितना रह जाता, तो वो कितना हो जाएगा, 154 माइनस 14 मतलब 140 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच गर्डर, देखो स्टील गर्डर्स आर इरेक्टेड अबव द ट्रैक टू स्ट्रेंथन द टनल, द गर्डर्स आर इरेक्टेड एट 6 मीटर इंटरवल। तो ये जो टनल है ना, इसके लिए ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे गर्डर्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि ये स्ट्रेंथन रहे, इसके अंदर वीकनेस ना हो, क्योंकि जो भी इसका आसपास का मटेरियल होता है वो कोलैप्स हो जाता है, तो ऐसे गर्डर्स लगा दिए जाते हैं कुछ कुछ डिस्टेंस के इंटरवल पे। सो हमें निकालनी लेंथ ऑफ ईच गर्डर, तो हो ना हो हमसे क्या पूछा गया कि हमें लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालनी है, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगी, ओवरऑल एंगल कितना था, 90 डिग्री, तो यहां पे एंगल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, तो 270/360 टाइम्स 2 पाई आर। 90 से कैंसिल करा तो बन गया 3/4, 2 से कैंसिल करा, यहां आ गया 3/2, 3/2 टाइम्स 22/7 टाइम्स 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ 11 आ गया। तो एक गर्डर के लिए जो लेंथ है वो 33 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इसको नीचे की तरफ लगाना था तो हम इसको भी ऐड कर देते, बट उसने बोला अबव द ट्रैक। ठीक है, ट्रैक से ऊपर की तरफ, आसान। हाउ मेनी गर्डर्स आर इरेक्टेड, अब देखो एक गर्डर को 6 मीटर की डिस्टेंस पे लगाया है, ठीक है, और ओवरऑल 450 मीटर की डिस्टेंस है, 450 मीटर को कवर करना और 6 मीटर की डिस्टेंस पे आपको गर्डर्स लगानी है। ठीक है, तो कितनी गर्डर्स लगेंगी, 75 girders. If the weight of 1 meter girder is 25 kilogram, then how much steel is required? 1 मीटर गर्डर का वेट 25 किलोग्राम है, तो कितने वेट का स्टील चाहिए। तो देखो हमें पता पड़ गया 75 गर्डर्स लग रही हैं, हमें पता पड़ गया कि 33 मीटर की एक गर्डर है, तो 33 इंटू 75 ये हो गया नंबर ऑफ गर्डर्स, और उसकी लेंथ कितनी है, तो ये टोटल लेंथ ऑफ गर्डर्स रिक्वायर्ड हो गए। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मीटर के लिए ये टोटल लेंथ आ गई मेरे पास में, टोटल लेंथ मीटर्स में। अब मुझे पता है कि 1 मीटर के लिए 25 किलोग्राम यूज होता है, तो फिर से 33 टाइम्स 75 टाइम्स 25 ये हो गया टोटल स्टील की रिक्वायरमेंट। ये आपको वेट में मतलब मास में लेना है, 25 किलोग्राम बोला तो आपको उसी की टर्म्स में आंसर निकाल के देना पड़ेगा। तो 61875 किलोग्राम।